हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बिहार बोर्ड 10th क्लास गोधली बुक का लेसन 3 भारत से हम क्या सीखे का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का हिंदी अर्थ ही पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था। कुछ कारणवश मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब से जो है रेगुलर उनके लिए वीडियो रोज शाम 7 बजे जाएगी। तो आप सभी लोग रोज शाम 7 बजे मैट्रिक में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग हिंदी का क्लास ज़रूर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे इस पाठ का हिंदी अर्थ देखेंगे। इस पाठ में मैक्स मुलर जो है भारत के बारे में बताते हैं। तो आगे कह रहे हैं मैक्स मुलर कि अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन 3 भाषाओं में एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी, और यह भी उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा के एक ऐसे चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मचकर चिकनी हो और स्पष्ट हो चुकी है। हमें उस भाषा में प्राकृतिक और प्रयत्न के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। इसके बाद कहते हैं मैक्स मुलर कि मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मि यानी कि मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। यानी आर्य भाषाओं के बारे में लेखक जो है मैक्स मुलर वो बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों और दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं के लिए अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। फिर कहते हैं मैक्स मुलर कि एक भाषा बोलना एक दूध पीने से भी बढ़कर एक आत्मकता का परिचायक है, और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सेक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। यहाँ मतलब कि लेखक जो है मैक्स मुलर वो भाषा के बारे में कह रहे हैं कि भारत की सबसे पुरातन भाषा संस्कृत है, जो कि ग्रीक, लैटिन और एंग्लो भाषाओं से मिलती जुलती है। लेकिन अगर ये भाषा जो है इस भाषा के सिवा और कोई दूसरी भाषा ना आती तो हम लोग इसी भाषा जो है इसी भाषा से कई चीज़ों को हम लोग सीख जाते या सीखे रहते। फिर आगे कहते हैं लेखक कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबी काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोमन के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर कली, ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। लेखक यहाँ पे एक कहानी बता रहे हैं, जैसे संस्कृत के बारे में कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा जो है मतलब कि सबसे पुरानी भाषा है जो 3000 साल पहले जो है
ये ऐसे मतलब ये भाषा जो चलती आ रही है। तो उसी को लेखक बोल रहे हैं कि एक दिन गर्मी का समय था, हम लोग का मन नहीं लग रहा था, तो हम लोग कक्षा में बैठे थे, तो मास्टर साहब जो मास्टर डॉक्टर कली थे मास्टर साहब, वो क्या करते हैं कि भारत के बता रहे हैं कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक, लैटिन, रूसी, जर्मन सभी से जो मिलती जुलती है। तो हमने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया। तो फिर क्या आगे कहते हैं लेखक, तो आगे लेखक कह रहे हैं किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लॉन के संख्यावाचन शब्द सर्वनाम और समान धातु कर्म श्यान पट पर लिख दिए। मतलब यहाँ लेखक जो है विश्वास नहीं किए, इनके साथी लोग विश्वास नहीं किए कि हिंदी जो है, हिंदी कह रहे हैं, संस्कृत जो है अन्य भाषाओं से मिलती जुलती है। तो उनके मास्टर साहब ने बोर्ड पे जो है कई सारे मतलब कई शब्द लिखे अलग अलग भाषाओं में, मतलब संस्कृत में भी लिखे, ग्रीक में भी लिखे, लैटिन में भी लिखे, मतलब उसी चीज को। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। तो लेखक भी जो है ये देख कर अचंभित हो जाते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं कि नहीं, मास्टर साहब सही बोल रहे थे। फिर आगे कहते हैं लेखक कि भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तार हो गई है। फिर कहते हैं लेखक कि अब हम जानते हैं कि, या अब हम जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण हमारी या कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप आपके अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल गए और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो गया जाए कि 17वीं सदी में ऐसी अंग्रेजी भाषा और उनका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्यभीभूत होंगे। मतलब ये कल्पना किया जा रहा है कि जैसे कल्पना कीजिए कि आज जैसे अंग्रेजी बोला जा रहा है, आज फिर क्या होगा कि हमारा भौगोलिक जो उथल पुथल हो गया जिसके कारण अमेरिका के लोग अंग्रेजी को भूल गए। लेकिन आने वाले कुछ समय 4-5 वर्षों बाद फिर उनको ज्ञात होता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो अंग्रेजी बोला जाता था पहले के समय में। तो उसी तरीके से संस्कृत को भी कहा जा रहा है कि पहले के समय में संस्कृत भाषा लोग प्रयोग करते थे लेकिन बीच में कम कर दिए, लेकिन आज भी इसका महत्व जो उतना ही है। तो उसी को लेखक जो है भाषण के दौरान बता रहे हैं। कह रहे कि संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मतलब संस्कृत का जो खोज से क्या हुआ है कि जैसे अमेरिका में अंग्रेजी पहले बोला गया, बीच में जो है अंग्रेजी नहीं बोला जा रहा था, लेकिन बाद में फिर पता लगाया गया कि अंग्रेजी पहले ही बोले जा रही थी। तो वैसे ही संस्कृत को लेखक कह रहे हैं कि भारत देश में संस्कृत पहले बोला जाता था, लेकिन बाद में जो है बीच में संस्कृत का प्रचलन कम हो गया, तो लोग इसको नहीं जानते थे, लेकिन बाद में आने वाले समय में फिर से संस्कृत का प्रचलन हो गया, तो लोग इसको समझने लगे कि संस्कृत जो भाषा वो प्राचीन भाषा थी। इसके बाद लेखक कहते हैं कि इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्ययन जुड़ गया और हमारे भूले बिछड़े बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी। फिर आगे लेखक कहते हैं कि संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं, इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यक्त और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो अपने नहीं हो पाया था। इसके बाद लेखक कहते हैं कि भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेखक कह रहे हैं कि भाषा विज्ञान के बारे में जो हमने निष्कर्ष निकाला, जो खोजें किया है, वो संस्कृत के बिना जो है नहीं हो सकता था। आगे कहते हैं कि आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कैसे, कहाँ से आरंभ की थी और उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुंचना है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है। पूर्व मतलब पहले से, मतलब लेखक कह रहे हैं कि हम जो है आए हैं इस समय में, तो इस समय में आए तो हमें अपने पूर्व से जो है जो चीजों को सीखने को मिला है पहले से ही।
पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट करते हुए भारत के तट पर दर्शन किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए देशों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। यहाँ पे मतलब जो विलियम जोन्स थे वो भारत की यात्रा किए थे, तो वही बता रहे हैं कि मतलब कि भारत की पहली बार वो यात्रा 1783 ईस्वी में किए थे, अगस्त के महीने में समुद्र यात्रा। तो वही बता रहे हैं कि मैंने जैसे भारत के नजदीक जाते हुए देखा था, या मैं उस दिन जितना आनंद का अनुभव किया था शायद ही मतलब और किसी दिन में किया था, या उसको मैं व्यक्त कर सकता हूँ। फिर कहते हैं कि एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धरती, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृष्टिभूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वरक क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानूनों या विधि संहिता, रीति रिवाजों, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र संपन्न की दृष्टि से देखी जा रही है। यह हमारे भारत देश की विशेषताओं के बारे में विलियम जोन्स भी बताए हैं कि यहाँ जो है एशिया की जो यह भूमि भारत है, यहाँ अलग अलग कई कई प्रकार के ज्ञान विद्या की धरती इसको माना गया है, इसका कलाओं का जननी माना गया है। यह जो भूमि है यहाँ पे मतलब कि सरकार हो, कानून हो, धर्म हो, राज्य हो, रीति रिवाज हो, परंपरा हो, भाषा हो, हर तरीके के जो है अलग अलग प्रकार के जो है चीजों को देखने को मिलता है, जिससे ये इसी सभी के कारण जो इन सभी चीजों के कारण ये पूरे विश्व में जो है सर्वत्र संपन्न की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये विलियम जोन्स कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितनी अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़ी व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। ये विलियम जोन्स कह रहे हैं कि मतलब मैंने इतने विशाल भूभाग की यात्रा की, लेकिन मैं अभी तक भी जो पूरा कई चीज ऐसे है जिसकी मैं उन क्षेत्रों को मैं देख नहीं पाया हूँ, और कई ऐसे बड़े या ठोस मतलब के लाभ जो मैं उसको नहीं प्राप्त कर पाया हूँ। इसके बाद मैक्स मुलर कह रहे हैं अपने भाषण के दौरान कि भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है और उनके पीछे इंग्लैंड की सुंदर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी, इन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुका रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। मतलब सर विलियम जोन्स का कल्पना ही था कि भारत की यात्रा करें, तो उनकी कल्पना जो साकार हुई 37 वर्ष की अवस्था में, उन्होंने देखा कि मतलब सूर्योदय या सूर्य जो है डूब रहा था और इंग्लैंड में जो है जो मतलब कि इंग्लैंड जो था वहां पर सूर्योदय हो रहा था, किरणें जग रही थी। तो ये उनकी जो मतलब कि मैक्स मुलर की कल्पना थी, वो कल्पना आज क्या हो रहा था, साकार हो रहा था। इसके बाद कहा जा रहा है कि और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसा ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसा ही हो सकेगी या हो सकती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि यदि आप लोग चाहें तो
भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। मैक्स मुलर कह रहे हैं कि जैसे विलियम जोन्स ने भारत में आने का सपना देखा, एक से एक काम करने का सपना देखा, तो वैसे ही आज भी आप सभी लोग जो है कर सकते हैं, भारत में जा करके यात्राएं कर सकते हैं, वहाँ उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है काम कर सकते हैं। ये लेखक कह रहे हैं भाषण के दौरान। और आगे कहते हैं कि आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने और को कुछ भी शेष नहीं रह गया है। मतलब ये उन लोगों को कह रहे हैं कि अगर आज फिर से कोई व्यक्ति जो है मतलब कि यात्रा करना चाह रहा है तो वे ये सोचेंगे नहीं कि जैसे कि सिकंदर जो आज के हैं वो निराश नहीं होंगे कि गंगा सिंधु जो है पुराने जो मैदान हो चुके हैं, यहाँ विजय करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, तो ये चीज गलत है। आज भी आप अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ नई नई चीजों को जो है आप खोज सकते हैं, ऐसा मैक्स मुलर जो है अपने भाषण के दौरान कहते हैं। तो ये हमारा जो है हिंदी अर्थ था, आज हमने हिंदी अर्थ को कंप्लीट कर दिया। आई होप आप सभी को यह अर्थ समझ में आया होगा। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।